हेलो गाइस, वेलकम टू एनएस लर्निंग। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 15 डेज क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं हमारे सिलेबस का 4th टॉपिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रहा आपका पेपर 2 का सिलेबस और इसमें हम करने वाले हैं 7th नंबर का टॉपिक, जिसके सब टॉपिक्स डिटेल में इस प्रकार हैं: बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, आईओ ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओवरव्यू, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल्स। आई होप ये वीडियो खत्म होते होते आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। इसे ऑलरेडी आप लोग अदर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जैसा कि टॉपिक में दिया गया है। इसमें क्या क्या होता है कंप्यूटर के अंदर: इनपुट होता है, आउटपुट होता है एंड सीपीयू। सीपीयू में क्या होती है? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सो ओवरऑल कंप्यूटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं? डेटा को फीड करते हैं कंप्यूटर में, जिससे क्या बोला जाता है? इनपुट। देन इस रो डेटा पर क्या होता है? कंप्यूटर में वर्क होता है, जिसे क्या बोला जाता है? प्रोसेस। और ये प्रोसेस कहाँ पर होती हैं? CPU में होती हैं। देन इस प्रोसेस का एक रिजल्ट आता है जिसे आउटपुट के रूप में जाना जाता है। नाउ व्हाट इज द इनपुट डिवाइस? लाइक कीबोर्ड, ओके, एंड माउस। एंड व्हाट इज द आउटपुट डिवाइसेस? ये भी हम अच्छे से पहले पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। आइए जानते हैं CPU के बारे में डिटेल से। एट फर्स्ट सभी को ये पता होना ही चाहिए कि CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन कंप्यूटर का ये क्या कहलाता है? मस्तिष्क कहलाता है। और साथ ही मस्तिष्क तो सबको पता होता ही है, लेकिन दिल जो है ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो ये कंप्यूटर का मस्तिष्क भी है और क्या है? हार्ट भी है। और आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताएं कि कंट्रोल यूनिट को और क्या कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, उसी प्रकार से कंट्रोल यूनिट को क्या कहा जाता है? नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, सभी डिवाइस के कार्यों को ये क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। एंड देन प्रोग्राम और डेटा मेमोरी में क्या रहते हैं? संग्रहित रहते हैं। प्रोसेसिंग स्पीड यूनिट की यदि यहाँ पर बात की जाए तो वो होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड। लेकिन आजकल की अभी टुडेज सिनेरियो की हम बात करें तो ये होती है गीगाहर्ट्ज में मेज़र। पहले इसे क्या बोलते हैं हम? मेगाहर्ट्ज में मेज़र होती हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो है इसका सही आंसर अगर आपको लगाना हो तो ये क्या होगा? गीगाहर्ट्ज। मीन्स ये बताता है कि एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दैट इज प्रोसेसिंग स्पीड। सो यहाँ पर CPU के 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ALU, MU एंड CU। ये क्या होते हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। सो अब हम बारी बारी से इन पर चर्चा करेंगे, ALU, MU एंड CU पर। सो देखिए ALU। एट फर्स्ट वही आपको ALU की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये क्या होगी? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सेकंड है अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं ये करता है। एक तरीके से इसी का हिंदी रूपांतरित रूप है। अर्थमेटिक का मतलब होता है अंकगणितीय और लॉजिक का मतलब होता है तार्किक क्रियाएं। अब अंकगणित में आप लोग क्या करते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ETC। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? अंकगणित में। और तार्किक में क्या आती हैं? और, एंड। चलिए इस तरीके से देख सकते हैं आप, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये सारी की सारी संक्रियाएं ये कहाँ पर होती है? ALU में होती है। अगली चीज़ देखिए कि ALU की जो कार्य करने की गति होती है, यदि आपको थोड़ा सा आइडिया जानना हो तो ये कितनी होती है? 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर ये इतनी सारी गणनाएं कर सकता है। अब यदि हम बात करें कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी का कार्य कौन करता है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि क्षणिक मेमोरी का जो कार्य होता है वो रजिस्टर अक्यूमुलेटर्स के द्वारा किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो मेमोरी होती है वो अस्थायी तौर पर इसमें रहती है। उदाहरण के लिए कोई यूज़र है, वो क्या कर रहा है? कंप्यूटर को इनपुट दे रहा है। तो वो जो इनपुट है उसमें जो डेटा है वो रो डेटा कुछ ही समय के लिए कंप्यूटर में रहता है। ठीक है, या फिर कोई प्रोग्राम है उसमें कुछ आपको कैलकुलेशन करवानी है तो CPU क्या करता है? कुछ समय के लिए यदि उसको डेटा कहीं पर रखना है तो वो कहाँ पर रखेगा? रजिस्टर एक्यूमुलेटर्स में। अब यहाँ पर ये रजिस्टर क्या होते हैं? देखो, ये भी CPU का एक मेन पार्ट होता है।
क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग या ये रजिस्टर जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा बिट्स के होंगे, उतनी ही जल्दी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, आपकी प्रोसेस उतने ही जल्दी कंप्लीट हो जाती है। सो व्हाट इज रजिस्टर? रजिस्टर्स क्या होती हैं? सबसे तेज मेमोरी होती हैं, ठीक है, वेरी फास्ट मेमोरी। ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। कभी कभी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ लिए जाते हैं अलग अलग कंपोनेंट के, कि सबसे फास्ट कौन सा होता है, तो सबसे फास्ट होता है ये रजिस्टर। सेकंड, ये अस्थायी मेमोरी होती है, अभी हमने चर्चा की थी, क्षणिक मेमोरी है या अस्थायी मेमोरी है। थर्ड पॉइंट आता है कि ये मुख्य मेमोरी का भाग नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रहे। फोर्थ है, रजिस्टर बिट जितना अधिक होगा उसमें डेटा प्रोसेसिंग क्या होगी, उतनी ही फास्ट होगी। जैसे कि 8 बिट के होते हैं, 16 होते हैं, और अभी 32 64 बिट्स के जो हैं वो भी आने लगे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्टर किस प्रकार का होता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एक हल्का सा जो आइडिया है वो आपको होना चाहिए। सबसे पहले देखिए MAR। MAR का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। देखिए, अगर इन सबकी फुल फॉर्म आपको आती है तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि इन रजिस्टर का अपना क्या वर्क होता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी कि ये क्या करता है, कोई भी मेमोरी है उसका क्या एड्रेस है वो ये पता रखता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है MBR। MBR इज मेमोरी बफर रजिस्टर। अब ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। ये क्या करता है, डेटा के एड्रेस को स्टोर करता है, और MBR क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। नेक्स्ट आता है PCR, दैट इज प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, यानी कि एग्जीक्यूट किए जा रहे निर्देश के अगले निर्देश की मेमोरी एड्रेस को काउंट करता है और उसे स्टोर करता है। नेक्स्ट है IR। IR इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या करता है, एग्जीक्यूट किए जा रहे निर्देश के अगले निर्देश को स्टोर करता है। उसके बाद में आता है AR, दैट इज अक्यूमुलेटर रजिस्टर। जैसा कि इसका नाम ही है अक्यूमुलेटर, सो यहाँ पर ये करता क्या है, अक्यूमुलेट करता है, यानी कि जो रिजल्ट है उसको स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट है IOR, यानी कि इनपुट आउटपुट रजिस्टर। तो आपको नाम से विदित हो चुका होगा कि ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के डेटा के लिए उन्हें स्टोर करता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। प्रोसेसर स्पीड। प्रोसेसर स्पीड क्या होती है, देखिए, सूचनाओं को क्रियान्वित करने की गति होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेसिंग की जा रही है तो उसकी क्या स्पीड है, वही क्या कहलाती है, प्रोसेसर स्पीड। आपका वर्क कितना जल्दी हो रहा है। आप अपनी भाषा में ये समझें कि आपने कुछ इनपुट दिया है और आप आउटपुट का जो वेट कर रहे हैं, आउटपुट कितने समय में आपको वापस मिल रहा है, दैट इज़ फॉर योर प्रोसेसर स्पीड। अब पीछे हमने देख लिया था जैसे कि प्रोसेसर की जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है, वो मापी जाती है प्रोसेसर की गति गीगाहर्ट्ज़ में, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। या फिर आप ऐसे समझें कि प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन जो हैं वो पास किए जा रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये कहलाता है एक तरीके से प्रोसेसर स्पीड, और ये गीगाहर्ट्ज़। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है, डेटा बस। क्या होती है, डेटा बस भी होती है। तो डेटा बस पे भी ये डिपेंड करता है कि इसकी स्पीड क्या होगी। देखिए, प्रोसेसर की गति डेटा बस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, ये डेटा बस पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपना कंट्रोल यूनिट, ठीक है। पीछे हमने देखा था प्रोसेसर स्पीड, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। देखिए, इनपुट आउटपुट क्रियाओं को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो भी इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस हो रही है, उन सबको कंट्रोलिंग करने का काम कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट ही करेगा। तो एक तरीके से जैसे आपके घर में कोई हेड होते हैं, वो आपकी पूरे फैमिली को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। सेम सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, ये कंट्रोल यूनिट ही करता है। नेक्स्ट है मेमोरी और ALU के मध्य डेटा का आदान प्रदान, यानी कि मीडिएटर की तरह भी ये वर्क करता है। मेमोरी और ALU के मध्य डेटा का आदान प्रदान कौन करवाता है, तो कंट्रोल यूनिट करती हैं। थर्ड पॉइंट है इसका कि निर्देशों के, किसके, निर्देशों के जो इलेक्ट्रिकल इंडिकेशन होते हैं, विद्युत संकेत होते हैं, नियंत्रक बस के माध्यम से कंप्यूटर भागों तक संचारित ये करता है।
देखिए ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किस रूप में जाते हैं, विद्युत संकेत के रूप में जाते हैं, और वो जो कंट्रोल यूनिट है वो ही संचालित करता है पूरे कंप्यूटर में। तो ये किसके माध्यम से करता है, नियंत्रक बस के माध्यम से करता है। ठीक है, आइए अब चर्चा करते हैं सीपीयू हार्डवेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रोसेसर की। इसके अंदर क्या होता है, प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर के बिना कंप्यूटर कंप्यूटर है नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए। तो देखिए प्रोसेसर एक्चुअल में होता क्या है, ये आईसी से बनी हुई एक चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इससे बनी हुई एक चिप होती है, इसे ही प्रोसेसर कहा जाता है। सो यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये है कि जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है उसका क्या नाम था, वो था इंटेल 4004। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो प्रोसेसर होता है वो मदरबोर्ड पर होता है। और भारत का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा है, शक्ति है। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति। अब देखिए पीसीबी भी इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अब हम चर्चा कर रहे हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो पीसीबी किसे कहा जाता है, मदरबोर्ड को कहा जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए, ये जो मदरबोर्ड होता है इसे क्या कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, पूछा जा सकता है, क्योंकि मस्तिष्क तो हर बार ही पूछा जाता है। अब नया क्वेश्चन क्या बनाएंगे वो, कि जो कंप्यूटर है उसमें रीढ़ की हड्डी किस कंपोनेंट को कहा जाता है, सीपीयू के किस हार्डवेयर को कहा जाता है। तो जो रीढ़ की हड्डी का काम है वो मदरबोर्ड करता है। थर्ड पॉइंट है, ये एक प्लास्टिक का बोर्ड होता है जिस पर सभी डिवाइस क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, चाहे डायरेक्टली हों चाहे इनडायरेक्टली हों, लेकिन सभी के जो कनेक्शन होते हैं आपस में एक दूसरे से जो कनेक्शन होते हैं कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स के, वो कहाँ पर होते हैं, यहीं पर मदरबोर्ड पर होते हैं, जो कि एक प्लास्टिक का बोर्ड होता है। और इसे और क्या कहा जाता है, इसे पीसीबी कहा जाता है, और ये रीढ़ की हड्डी है। पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। चलिए, रैम रोम चिप ये सभी किस पर होते हैं, मदरबोर्ड पर होते हैं। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रैम कहाँ पर होती है, तो रैम कहाँ पर होती है, मदरबोर्ड पर होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी, ध्यान रखिएगा। चाहे रैम की चिप है चाहे रोम की चिप है, ये कहाँ पर होती है, मदरबोर्ड पर होती है। और ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो रैम और रोम होती है, और सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क होती है मेनली यहाँ पर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो मेमोरी के बाद अब हम पढ़ रहे हैं सीमोस बैटरी। आपने नाम सुना होगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर में समय दिनांक इसकी मिस्टेक हो जाती है, यानी कि ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सही से नहीं आती है वो। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो सीमोस बैटरी है, या फिर इसे कभी चिप भी कह दिया जाता है, ये ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इसको यदि आप बदल दें तो आपका जो डेट है, टाइम है, वो बिल्कुल सही एक्यूरेट चलने लग जाएगा। इसका मतलब सीमोस का जो काम होता है वो समय और दिनांक को लेकर के होता है, और इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और वो है अपना SMPS। अब ये SMPS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। देखिए नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करता है, पावर सप्लाई करता है। किसे करेगा ये, CPU को। तो CPU पर जो पावर सप्लाई होता है वो SMPS के द्वारा होती है। SMPS की फुल फॉर्म याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया है, स्विच मोड पावर सप्लाई। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज पोर्ट्स। अब हम अलग अलग पोर्ट्स पहले भी देख चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि पोर्ट्स का काम होता क्या है। ये क्या करता है, कोई भी डिवाइस होता है एक्सटर्नल, उन्हें कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो पोर्ट्स में कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, एक तो होता है सबसे पहले सीरियल पोर्ट। अब देखिए सीरियल पोर्ट के बारे में मेन जानकारी आपको क्या रखनी है, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देखिए जो सीरियल पोर्ट होता है, यहाँ से क्या होता है, 1 बिट ऑफ अ बाइट ट्रांसमिट होती है। ठीक है, 1 बिट ऑफ अ बाइट यानी कि 1 बिट डेटा ट्रांसफ़र यहाँ पर होता है। ओके, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर 1 बिट ही ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसमिशन कैसा होगा, स्लो होगा ना। तो स्लो डेटा यहाँ पर जो है वो ट्रांसमिट होता है, और वो कहाँ पर जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पुराने माउस जो होते हैं, मॉडेम, जैसे डायल अप मॉडेम है, सीरियल माउस है, ये जो है ये सभी क्या यूज़ करते हैं, सीरियल पोर्ट यूज़ में करते हैं। और इसका जो अगर आप देखना चाहें कि सीरियल पोर्ट होते कौन से हैं, आप बाय प्रैक्टिकल देखना चाहें तो इसमें 5 ऊपर छेद होते हैं और 4 क्या होते हैं, नीचे होते हैं, वो होते हैं सीरियल पोर्ट। अगला देखिए, ये है पैरेलल पोर्ट।
अब जैसे यहाँ पर 1 बिट डेटा ट्रांसफ़र होता है, वैसे आपको ये पता होना चाहिए इसमें जो पैरेलल पोर्ट है वो कितना ट्रांसमिट करता है। ये 8 बिट ऑफ अ बाइट, तो यहाँ पर पैरेलल पोर्ट के लिए 8 बिट होगा। तो जैसे 8 बिट है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ट्रांसमिटिंग होगी वो फास्ट होगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, फास्ट होगी लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यहाँ पर होती हैं, फास्ट होगी लेकिन फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, और यहाँ पर क्या होता है, स्लो होती है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर किस किस को ये कनेक्ट करता है, तो इट इज़ यूज टू कनेक्ट प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ये सभी हैं। ओके, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, इन सभी को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल पोर्ट का यूज़ लिया जाता है। और यदि आप प्रैक्टिकली अगेन इसे देखना चाहें तो इसमें 13 होल ऊपर होते हैं और 12 के किधर होते हैं, नीचे होते हैं। याद रखने के लिए आप ये देख सकते हैं, चूंकि सीरियल पोर्ट में 1 बिट ही होती हैं इसलिए होल भी कम होते हैं, और पैरेलल पोर्ट में जो बिट होती हैं वो 8 होती हैं, इसलिए यहाँ पर होल भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आप सिर्फ कनेक्ट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूएसबी पोर्ट, ठीक है। सीरियल और पैरेलल हम देख चुके हैं, यूएसबी पोर्ट को भी देख लीजिए। यूएसबी डिवाइस होते हैं वही माउस, कीबोर्ड, है ना, जो भी जैसे कि डिजिटल कैमरा है, ये सारी चीज़ों को यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जाता है। तो एक तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि 127 पेरिफेरल डिवाइसेस को ये कनेक्ट कर सकता है यूएसबी पोर्ट। और ये क्या करता है, प्लग एंड प्ले डिवाइस को भी कनेक्ट करने की अनुमति देता है, प्लग एंड प्ले। तो ये तीनों पोर्ट जो है वो मेन इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद में पर्सनल पोर्ट्स आता है, वीजीए पोर्ट होता है, वीडियो ग्राफिक्स अरे एडेप्टर, ठीक है। नेक्स्ट होता है कनेक्टर पोर्ट। चलिए अब एक और होता है इसमें इथरनेट पोर्ट। इथरनेट से क्या होता है, लेन केबल को जोड़ने के लिए होता है, ये भी आप देख सकते हैं। इथरनेट पोर्ट क्या करता है, जो लेन केबल होती है उसको कनेक्ट करवाता है। नेक्स्ट है गेम पोर्ट, नाम से समझ गए होंगे आप लोग। फिर है ऑडियो पोर्ट, ठीक है। उसके बाद होता है HDMI पोर्ट। HDMI की फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। ये भी मॉनिटर और प्रोजेक्टर के लिए ही होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब देखिए आपको इससे कनेक्ट कैसे करेंगे आप, इसमें HD लिखा हुआ है, और HD किस में आता है, मॉनिटर और प्रोजेक्टर में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये है हमारा कंप्यूटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, वही प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 इन नंबर्स को ही जानता है, तो इन्हीं पे आधारित गणनाएं ये करता है, ठीक है। इन्हीं पे आधारित गणनाएं करेगा। तो जो नंबर सिस्टम में हम बाइनरी को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से बाइनरी पर प्रोसेस होता है। तो देखिए आपको सिंपली करना क्या है कि सबसे पहले जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आपको पता होना चाहिए कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले 0 को तो क्या लिखा जाता है, 0 ही लिखा जाता है। 1 को क्या लिखेंगे हम, 0 0 1 लिखेंगे। नेक्स्ट 2 को क्या लिखेंगे, 0 1 0। ये होता कैसे है, देखिए 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, इस तरीके से इसके माध्यम से हम इसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए 2 की पावर 0 कितना होता है, ये होता है 1। ओके, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। 2 की पावर 3 8। अब जैसे कि हमें 0 बनाना है तो इन सभी के नीचे 0 0 ही लिखना होगा। 1 बनाना है तो जहाँ पर 1 है उसके नीचे तो हम क्या लिख देंगे, 1, और बाकी डिजिट्स क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट 2 बनाना है तो यहाँ पर ये 2 है तो इस वाले डिजिट के नीचे हम क्या लिख देंगे, 1। अदर इसके आगे भी 0, इसके पीछे भी 0। अभी हम 3 3 का ग्रुप बना रहे हैं। ओके, अब हम 3 की बात करते हैं। 3 को कैसे लिखेंगे, 2 और 1 मिलकर के 3 होंगे ना, तो हम इनके नीचे क्या कर देंगे, 1 और 1 को प्लेस करेंगे और बाकी के नीचे 0। ओके, अब देखिए अगेन 4 को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 4 है तो 4 के नीचे वाली डिजिट पर हम 1 लिखेंगे इसके प्लेस पर, और बाकी जो भी हैं वहाँ पर 0 0 कर दिया जाएगा। 5 बनाना है, कैसे बनाएंगे, 4 और 5 मिलकर के 4 और 1 मिलकर के कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर और यहाँ पर तो 1 प्लेस करेंगे, बाकी जगह पे 0 प्लेस। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। इसी प्रकार से 6 को हम क्या लिखेंगे, 1 1 0 लिख देंगे। 7 का क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, है ना। 8 का क्या हो जाएगा, फिर ये 1000 पे चला जाएगा क्योंकि 8 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया और बाकी जगह पे क्या लिख दिया, 0 कर दिया है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको अगर ये कन्वर्जन आ जाता है तो आप इजीली अपना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे हम प्लस वाले पे आते हैं। सबसे पहले ये देखिए 2 प्रकार के होते हैं इसके अंदर एडर, जो बाइनरी नंबर को जोड़ता है उन्हें एडर कहा जाता है। एडर 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक हाफ होता है और एक कैसा होता है, फुल होता है। ठीक है, अब यहाँ हाफ और फुल इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कैरी जो है, कैरी वाली गणनाएं नहीं होती हैं और फुल में क्या होता है, कैरी वाली गणनाएं होती है। और ऐड किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि 0 0 0 1 1 0 1 1 ये आपको दिया हुआ है। सपोज इनको ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 0 का जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा, 0 1 का रिजल्ट 1, 1 0 का रिजल्ट 1। अब आप जनरल वे में 1 और 1 को ऐड करके 2 करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं होगा क्योंकि 0 और 1 में ही आंसर आना चाहिए। दैट्स वाई 1 + 1 की जो वैल्यू होगी वो 0 होती है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी तो वो नॉर्मल जैसे हम करते हैं 0 0 0 0 1 1 1 0 1, लेकिन 1 + 1 की कंडीशन में यहाँ पे 0 होगा और साथ ही अगली वाली नंबर पे एक 1 क्या चला जाता है, कैरी चला जाता है। तो ये होता है एडिशन। इसके अलावा जैसे कि आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, सपोज 1 0 1 है ना, 1 1 0, अब इनको ऐड करना है तो आप इसको नॉर्मल नंबर में बदल करके भी ऐड कर सकते हैं और फिर से उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा वैसे आप इसको कर सकते हैं। कैसे करना है आपको देख लीजिए, जैसे कि 1 0 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 1 की जगह आपको 0 लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक कैरी आगे ऐड ऑन हो चुकी है तो ये एक जो है वो एज इट इज़ नहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 1 0 1 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको वहाँ पे डाउट हो रहा होगा तो आप रीचेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1 0 1 किसे कहते हैं। तो देखिए ये किसका होता है, 5 का होता है, और ये किसका होता है, 6 का होता है। देखिए मैंने किस तरीके से देखा है, 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 लिखा। ठीक है, 2 पावर 0 को 1 कहा जाता है, 2 पावर 1 को 2 कहा जाता है, 2 पावर 2 को 4 कहा जाता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यानी कि 4 और 1 को ऐड कर लिया तो ये 5 के लिए हो गया। यहाँ 1 और यहाँ 1 यानी कि 4 और 2 को ऐड किया तो यहाँ पे 6 हो गया। तो 6 और 5 को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए, 11। और क्या 1 0 1 1 11 का है, तो हाँ बिल्कुल ये 11 का है। चेक कर लीजिए इसके। देखिए 4 के बाद क्या आता है, 8 आता है, 1 2 4 8, ये सीरीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ये भी याद ना रखें तो ये सीरीज़ आप लोग एटलीस्ट याद रखें, 1 2 4 फिर 8, फिर 8 का डबल 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 आपको करते चले जाना है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यानी कि 8 को ऐड करना है, 2 को ऐड करना है और 1 को ऐड करना है। 8 2 2 10 10 और 1 11, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। देखिए सब्ट्रैक्शन की जब यहाँ पर बात आती है तो इसमें क्या करते हैं हम, नॉर्मली वही चीज़ घटानी होती है हमें, लेकिन देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसको घटाएंगे किस प्रकार से, तो जब हम यहाँ पे 0 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 0 - 1 करते समय यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बोरो लेना पड़ेगा क्योंकि 0 में से तो 1 माइनस होगा नहीं, तो ऐसे में यहाँ पर क्या किया जाता है, 1 बोरो लिया जाता है और जिस भी बेस का नंबर होता है उतना आपको मानना है। सपोज जैसे कि हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो अगर हम 1 बोरो लेंगे लेकिन उसको 1 की जगह हम क्या समझेंगे, 2 में से माइनस करना है। ओके, समझ में आ गया। जैसे हमने हेक्साडेसिमल के एक एग्जाम्पल किया था फर्स्ट वीडियो में, तो जब हमने 1 बोरो लिया था तो उसको 16 कंसीडर किया था हमने, ना कि 1 कंसीडर किया। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए 1 - 0 सिंपल है, 1 ही आएगा और 1 में से 1 जाएगा तब भी 0 ही आएगा, यानी कि ये वाला और ये वाला तो नॉर्मल ही है। ठीक है, 0 में से 0 0, 1 में से 0 1, 1 - 1 0, लेकिन 0 में से 1 में इसमें आंसर में 1 आएगा आपका, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना होता है। जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा था उसको देखते हैं हम। देखिए 1 1 0 में से 1 0 1 को हम माइनस कर रहे हैं, ये 6 था और ये 5 था, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए था, 1। इस तरीके से आप अपने हिसाब से साइड में देख सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल बेस आपको किसी भी तरीके से आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखिए 0 में से 1 नहीं माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, इधर से एक बोरो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो ऑब्वियसली ये 1 के ही इक्वल रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इस वाले 1 को उधर दे चुके हैं तो यहाँ पर क्या बचा, 0। 0 में से 0 माइनस होगा तो 0, और 1 में से 1 माइनस होगा तब भी 0, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 0 1। तो इस तरीके से यदि आपको बड़ा नंबर भी दे दिया जाए तो आप इजी वे में कर लेंगे।
चलिए अब आते हैं हम मल्टीप्लाई पर। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है बाइनरी नंबर को। एक तो मेथड मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है कि उन्हें नॉर्मल में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया 5 और 6 को मैंने कन्वर्ट किया, इनको मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको मैं बाइनरी से चेक कर लूँगी ऑप्शन में कि ये कहाँ पर आ रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वहाँ पर कुछ पूछा जाता है आपसे स्पेशली बाइनरी के संबंध में कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। 0 इंटू 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आएगा। मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर 0 तो निश्चित है। तो ये सिंपल गुणा है, यहाँ पर कोई भी बात ध्यान में रखने लायक है नहीं। देखिए यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होता है वो बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से होता है जैसे हम नॉर्मली करते हैं। जैसे कि हम 6 को जैसे कि हम बड़ी डिजिट देखते हैं, सपोज 12 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हम कैसे करेंगे, 12 3 जा 36। ठीक है। 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई किया और 1 से भी किया, फिर इंटू किया, फिर इसको 2 1 जा 2 1 1 जा 1 और फिर इनको ऐड कर लेंगे 6 5 1। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर सेम प्रोसेस होती है, जैसे कि हम जो हमारा एग्जांपल लेके चल रहे थे 6 और 5 वाला। ठीक है। कौन सा, 110 और 101। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपली पहले 1 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर 0 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार 0 आ जाएंगे, देन 1 को वापस करेंगे तो एज इट इज़ 110 आ जाएगा। ठीक है। आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप नॉर्मल करते हैं ना वैसे ही करना है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, इनको ऐड कर रही हूँ मैं, 1 0 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ठीक है। अब ये किसके बराबर है, 6 5 जा कितने आने चाहिए थे, 30 आने चाहिए थे। तो ये चेक कर लो कि 30 का है कि नहीं है। देखो कैसे करेंगे, 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16। ओके। ऐड करो इसको, 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 24 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 और ये कितना हो जाएगा, 28 और 2 कितने हो जाएंगे, 30। ठीक है। आगे वाला ऐड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे 0 है, जहाँ पे 1 1 1 1 होते हैं उन्हीं को ऐड करते हैं। तो हमने रीचेक कर लिया है इसको, बिल्कुल 30 यहाँ पे आंसर है। इस तरीके से आपका कोई भी सवाल बिल्कुल गलत होने वाला नहीं है। देखिए अगला जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है हमारा डिवाइड है। प्लस हम कर चुके हैं, माइनस हम कर चुके हैं, मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं डिवाइड। डिवाइड भी देखिए नॉर्मल जैसे आप डिवाइड करते हैं ना वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। माइनस में बोरो का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। तो जैसे कि हम 10 ले लेते हैं। ठीक है। 10 का क्या होगा, क्या ये सही है, देखिए 1 2 4 8, तो 8 और 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं ना, तो हमारा बिल्कुल सही है। जहाँ पर 10 होना चाहिए वहाँ पर 1 1 आ रहा है। अब हम 1 0 1 0 में किस में डिवाइड कर लेते हैं, 1 0 1 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो 1 0 1 से 1 0 1 कितनी बार, 1 टाइम 1 0 1 हो जाएगा। ओके। इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई भी हम सीख चुके हैं, आई होप आपको आ चुका है। ओके। अब देखिए यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 0 से 0 1 और 1 1 से 0 0। ओके। अब फाइनली आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट जैसे उतारते हैं वैसे ही आप लेंगे। 0 आ गया, जब लास्ट में 0 होता है तो एक 0 एज इट इज़ यहाँ पे लग जाता है। तो आपका आंसर कितना आ चुका है, 1 0। ये 10 नहीं है, ये 1 0 है फॉर बाइनरी। हम बाइनरी कोडिंग में जो है कर रहे हैं। अब आप लोग को 1 0 को निकालना है कि किसे कहते हैं, तो देख लीजिए 1 एंड 2, फिर 4 8, ये जो सीरीज हम चलाते हैं वो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 के नीचे 1 है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब जब हम 1 0 1 0 में 1 0 1 से डिवाइड किए तो हमारा आंसर जो 1 0 आया, यानी कि ये 10 था, ये 5 था, अब हम 10 में 5 से डिवाइड करते तो 2 ही आता ना, तो ये राइट है। इस तरीके से आपको सॉल्व कर सकते हैं और रीचेक भी आप इसे कर सकते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए ये है अपना CPU शेड्यूलिंग। हम CPU की बात कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इंस्ट्रक्शंस की। यहाँ पर हम CPU शेड्यूलिंग को एक बार देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फिर है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, थर्ड है प्रायोरिटी। आपको नाम से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसने पहले पाया। जैसे कि आप रेलवे टिकट विंडो पर गए, जो पहले खड़ा है उसको पहले, जो पहले पहुँच गया उसको पहले टिकट मिलेगा, जो पीछे खड़ा है उसको बाद में मिलेगा। सो सिंपल सा है ये। देन है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। अब देखिए जनरली क्या होता है, इसको इस तरीके से समझिए कि आप किसी शॉप पर गए और वहाँ पर 3-4 ग्राहक खड़े हैं। ठीक है। 3-4 कस्टमर हैं। अब एक कस्टमर को सिर्फ एक ही सामान चाहिए और एक कस्टमर को 20-25 सामान चाहिए, कि 20-25 सामान की लिस्ट लेकर के खड़ा है। तो दुकानदार क्या करता है कि यार 1-2 सामान वाले को निपटा के इसको नक्की करते हैं। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट जॉब, जो सबसे छोटी जॉब है उसको पहले कर लो और फिर बड़े वाले को बाद में करो। ठीक है। एक ये वाला भी यहाँ पे शेड्यूलिंग होती है। यानी कि ये सब शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, जैसे कि आपने कोई इनपुट दिया, आप कोई प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं वहाँ पर, तो ये CPU क्या करता है कि
कि सबसे कम से कम समय में जो है कंप्यूटर का वर्क हो जाए और कम से कम समय में जो है आउटपुट निकल के आ जाए। इस वजह से यहाँ पर अलग अलग शेड्यूलिंग होती है। तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसे एफ कम सी, एफ फर्स्ट सर्व एस, इस तरीके से भी बोला जाता है, एफ सी एफ एस। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट एस, जॉब जे, फर्स्ट एस जे एफ। तो एस जी एफ शेड्यूलिंग भी इसे बोला जाता है। इसी प्रकार से और होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एंड यहाँ पर गिवन है बर्स्ट टाइम। अब ये बर्स्ट टाइम एक्चुअल में एग्जीक्यूशन टाइम ही होता है, लेकिन बर्स्ट जब दे दिया जाता है तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है व्हाट इज़ बर्स्ट। तो देखिए, प्रोसेस के द्वारा एग्जीक्यूशन के लिए जो लिया गया समय होता है, प्रोसेस के द्वारा कोई भी प्रोसेस हो रही है तो उसको एग्जीक्यूट होने के लिए जो समय होता है उसी को बर्स्ट टाइम कहा जाता है, जैसे एग्जीक्यूशन टाइम भी आप इसे बोल सकते हैं। अब देखिए, ये भी समझ लीजिए आप प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होती है। देखिए, इसमें किसी को प्रायोरिटी दी जाती है, प्रायोरिटी फिक्स पहले से ही होती है कि यार ये काम जो है पहले करना है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको एक शॉप का बताया या फिर कहीं पे भी कुछ भी समझ लीजिए आप, जैसे कोई बड़ा ऑफिसर आ गए हैं वहाँ पर, ठीक है, कोई बड़े ऑफिसर आ गए हैं जो जनरली बाहर नहीं निकलते हैं और एक है नॉर्मल कस्टमर, तो ऑब्वियसली आप उस ऑफिसर को तो खड़ा नहीं रखेंगे ना, पहले उन्हें ही आप जो है फ्री करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है इन्हें। जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अगला देख लीजिए, राउंड रॉबिन में एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर फिक्स टाइम स्लॉट कर दिया जाता है, चाहे प्रोसेस बड़ी हो, छोटी हो, शॉर्ट हो, लंबी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे टाइम स्लॉट फिक्स कर दिए जाते हैं कि आप एक प्रोसेस आई, उसको इतना टाइम दिया, ये पूरी नहीं हुई फिर अगली को दिया। इस तरीके से एक साइकिल वे में यहाँ पर क्या होता है, सभी प्रोसेस को बराबर बराबर समय दिया जाता है। फिर जब ये खत्म होगी फिर वापस यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, तो एक साइकिल यहाँ पर चलता है। लेकिन ये बेस्ड होती है किस पर, एफ सी एफ एस पर ही बेस्ड होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग किस टेक्निक पर बेस्ड होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि टाइम शेयरिंग जो टेक्निक होती है उस पर बेस्ड होती है। चलिए अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में। इंस्ट्रक्शंस होते क्या है, वेरी सिंपल। इंस्ट्रक्शन एक कमांड होती है जिससे कंप्यूटर को एक स्पेशल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एक बार इंस्ट्रक्शन तो कंप्यूटर को देने ही पड़ेंगे कि इस तरीके से ये करना है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे फर्स्ट वन है यहाँ पर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, डेटा को क्या करना है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कहाँ से कहाँ पे करना है, या तो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में करना होगा, ठीक है, या फिर मेमोरी से रजिस्टर में करना होगा, या फिर रजिस्टर से मेमोरी में। तो ये जो भी ट्रांसफ़र होता है ये किस में आता है, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस ये कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो अरिथमेटिक से आप समझ गए होंगे कि अंक गणितीय कार्यों को यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, जो कि अभी हमने बाइनरी के साथ में किया था। आगे हम देखते हैं थर्ड नंबर पर लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लॉजिकल जो वर्क होता है, लॉजिकल में जैसे कि एंड और एक्सोर है ना, नोर, ये सारे आपने देखे होंगे। ये लॉजिकल और बुलियन जो ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस काम में आते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं, रजिस्टर या मेमोरी में स्टोर डेटा में। देखिए अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा होता है, ये होता है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, कंट्रोल को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ट्रांसफर करा जाता है। नेक्स्ट है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। मशीन कंट्रोल के अंदर क्या होता है, मशीन के फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे होल्ड करना, होल्ड का मतलब होता है रोकना, ठीक है, और इंटरप्ट करना, जैसे कोई प्रोग्राम है तो उसे आप क्या कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, या फिर उसके संबंध में कुछ भी नहीं करना है, तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में। तो याद रहेगा आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं डेटा ट्रांसफ़र, अरिथमेटिक, लॉजिकल, ब्रांचिंग एंड मशीन कंट्रोल। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यह है हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, देखिए इसमें क्या किया जाता है, मेमोरी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है, और ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक वर्क होता है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर क्या होता है, देखो कॉन्टिजियस अलोकेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो मेमोरी का स्पेस होता है उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। मेमोरी में जो भी स्पेस उपलब्ध है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन यदि किसी प्रोसेस को पूरा होने के लिए उतनी मेमोरी उपलब्ध नहीं होती है, देखिए आपने क्या किया, आपके पास इतनी मेमोरी है और आपने इसको बराबर बराबर कितने
सपोज़ 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सभी के सभी बराबर है, लेकिन किसी प्रोसेस को ज़्यादा स्पेस चाहिए तो क्या होगा, ऐसे में वो हो नहीं पाएगी। तो जब उपलब्ध मेमोरी जो है वो पूरी नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, इसको कहा जाता है मेमोरी फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है मेमोरी फ्रेगमेंटेशन से लेकर के, ठीक है। तो मेमोरी फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो मेमोरी का स्पेस होता है उसे बराबर बराबर भागों में बांट दिया, छोटे छोटे भागों में, लेकिन जब किसी प्रोसेस को ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है तो वो उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी कंडीशन को मेमोरी फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट है आईओ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, वह मेथड जिसका प्रयोग प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस के मध्य इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। कुल मिला के इनपुट आउटपुट जो है उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, देखिए इसके अंदर 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि पेरिफेरल आता है इसके अंदर आईओ ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, तो इसमें जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर से, ठीक है, कंप्यूटर से जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं इनपुट आउटपुट, उन सभी को क्या कहा जाता है, पेरिफेरल्स कहा जाता है। पिछली फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड देखिए इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या होता है, वह मेथड जिसका प्रयोग प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस के मध्य इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, उससे ही इनपुट आउटपुट इंटरफेस कहते हैं। सो सिंपल है इनपुट आउटपुट इंटरफेस। इसके अंदर नेक्स्ट टर्म आती है डीएमए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए डीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से भी आप समझ गए होंगे, इस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस किया जा रहा है, तो इसमें सीपीयू का रोल नहीं होता है एक्चुअल में। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर, कंप्यूटर में ज़्यादातर डेटा सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होता है, बिल्कुल हम जानते हैं, किंतु कंप्यूटर में कुछ डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ज़रूरत ही नहीं है तो फिर सीपीयू के पास में क्यों जाना और क्यों अनावश्यक टाइम को बढ़ाना है। तो इस कंडीशन में डीएमए प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को क्या करता है, सेव कर देता है। यहाँ पर जब जाना ही नहीं है, डायरेक्टली आप जो है सही जगह पर फिट कर दिए जा रहे हैं, तो आपका समय भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो डेटा को अच्छी तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी से दूसरे डिवाइसों में ट्रांसफ़र कर सकता है, और यह प्रक्रिया एक चिप द्वारा मैनेज होती है, और उस चिप को क्या कहा जाता है, डीएमए कंट्रोलर कहा जाता है। तो आपने नाम सुना होगा डीएमएसी, तो ये क्या होता है, डीएमए कंट्रोलर होता है। तो ये कंट्रोलर यही काम करता है, किसी डेटा को यदि प्रोसेस करवाने की ज़रूरत नहीं है तो आप उसे सीपीयू तक मत भेजो, आप उसे डायरेक्ट जहाँ पर ट्रांसफ़र करना है वहाँ पर कर दो। दैट इज़ डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये कौन सा है हमारा, देखिए अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो यूज़र है और दूसरा क्या है, कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो यूज़र है वो नॉर्मल भाषा समझता है, कंप्यूटर को क्या समझता है, बाइनरी भाषा समझता है। अब ये चीज़ तो आपस में कैसे क्या किया जाए, ठीक है, इसकी बात इसे कौन समझाए, इसकी बात इसे कौन समझाए। सपोज़ एक कोई साउथ इंडियन बैठा है और एक कोई दूसरा अदर स्टेट का बैठा है जिसको साउथ नहीं आती है, तो उन दोनों के बीच में कोई डील होनी है, या फिर कोई इंग्लिश है, अंग्रेज मैन है, ठीक है, अंग्रेज है और एक नॉर्मल इंसान है, इन दोनों के बीच में आपस में कुछ बात चल रही है, कोई बिजनेस हो रहा है, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, कोई ना कोई इंटरमीडिएटर यहाँ पर बिल्कुल चाहिए होगा उनको। तो इन सेम वे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है। तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है। अब इसके और क्या क्या कार्य होते हैं, जैसे कि एक तो हम देख चुके हैं मीडिएटर का ये वर्क करता है। दूसरा बात है सिस्टम को ये कैसा बनाता है, सरल बनाता है। ओब्वियसली जब आपके लिए कोई मीडिएटर काम करेगा तो आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा सरल हो जाएगा। थर्ड देखिए हार्डवेयर सूचनाओं को ये क्या करता है, हाइड भी करता है। देखिए बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती है जो यूज़र के काम की नहीं होती है। जैसे यूज़र ने किसी प्रोग्राम पे क्लिक किया है ना, सपोज़ आपने माई कंप्यूटर पर क्लिक किया उसमें, या फिर आपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर कोई फ़ाइल बना दी, कहीं पे भी कोई भी फ़ाइल बनाई। अब वो फ़ाइल कैसे क्या कहाँ पर बननी है, उसकी लोकेशन क्या होगी, उसको कितना मेमोरी अलोकेट करना है ना, किस तरीके से क्या है, अंदर की जो चीज़ें हैं वो आपको उससे कोई मतलब है क्या, नहीं है। तो इस तरीके से हार्डवेयर से संबंधित कोई भी जो सूचनाएं होती हैं, कोई भी अदर डिवाइसेस हैं, कहाँ पर किसको इंस्ट्रक्शन को भेजना है नहीं भेजना है
है ना, किससे इंस्ट्रक्शन लेना है, किसको इंस्ट्रक्शन देना है फिर से। तो ये सारे जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से किए जाते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से जो बेफिजूल की जो सूचनाएं होती जो यूज़र के काम ही नहीं आनी है उसको वो क्या कर देता है, हाइड कर देता है। नेक्स्ट देखिए माध्यम कैसा हो जाता है इसके अंदर। मीडियम जो है वो सरल है, बिल्कुल माध्यम को ये सरल ही बना रहा है। नेक्स्ट है रिसोर्सेस मैनेजमेंट। इसके अलावा कौन सा रिसोर्स जो है वो उसको चाहिए नहीं चाहिए उसका मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। आपको वो कुछ भी नहीं कहेगा कि ये करना है वो करना है। जैसे कि पिछले कंप्यूटर्स थे तो उनमें बहुत ही हैक्टिक चीज़ें थी, उसके अंदर आपको कोड जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर कोड याद रखना पड़ेगा, सपोज आपको जोड़ना है तो आपको कोड देना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो आप सब कुछ डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना, प्लस पर क्लिक किया और आपका काम हो गया, माइनस पर क्लिक किया आपका काम हो गया। लेकिन पहले आपको पहले कोड डालो, फिर उसको एग्जीक्यूट करवाओ, फिर उसका फिर देखो कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं आ रहा है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो थी पहले करनी पड़ती थी आपको यहाँ पर किसी रिसोर्सेज की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें थी सिर्फ समझने के लिए, यहाँ से इतना क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या हैं। देखिए फर्स्ट टाइप है इसका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड वन इज़ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ वन इज़ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिफ्थ वन इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लास्ट है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, लास्ट कौन सा है, मल्टी थ्रेडिंग। तो देखिए यहाँ पर नाम से ही आप पता लगा सकते हैं वैसे तो सबको। देखिए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब एक समय में कई सैकड़ों यूज़र जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं। सिंगल यूज़र के अंदर एक समय में एक ही यूज़र काम कर सकता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टास्क मल्टी है यानी कि एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम जो हैं आप रन करवा सकते हैं। जनरली आप करवाते हैं, आप सॉन्ग सुन रहे हैं, आप दूसरा वर्क कर रहे हैं अपना साथ ही साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रोग्राम को एक से अधिक सीपीयू पर आप कर सकते हैं, एक ही प्रोग्राम को एक से अधिक सीपीयू पर। ये होता है मल्टी प्रोसेसिंग। देखिए प्रोसेस कहाँ पर होता है, सीपीयू में, यानी कि सीपीयू क्या है, मल्टी है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा कनेक्ट करके याद रखना है। मल्टी सीपीयू पर एक ही प्रोग्राम को रन आप करवा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका अच्छा एग्जांपल आप अपने एग्जाम्स में भी देख पाते हैं जब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। ठीक है, अब देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि यार हैंड टू हैंड तुरंत प्रक्रिया, विदाउट 1 सेकंड का भी पार्ट डिले किए बिना आप उस कार्य को कर रहे हैं, दैट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी है जैसे कि सपोज एरोप्लेन चल रही है ना, एरोप्लेन चल रही है और उसमें आप 1 सेकंड की भी डिले नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, ये अलग अलग कंप्यूटर है, यहाँ पे अलग अलग यूज़र स्टूडेंट बैठे हुए हैं। सपोज इसको 1:01 पर चलाया और इसको 2-4 सेकंड की देरी कर दी, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल फिक्स टाइम पर यहाँ पर सबको दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10-10 सेकंड की, 1-1 मिनट की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होती है ऑनलाइन एग्जाम के अंदर। तो ऐसे में रियल टाइम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है मल्टी थ्रेडिंग। थ्रेड आप लोग समझते होंगे। तो मल्टी थ्रेडिंग का ये मतलब होता है कि एक प्रोग्राम के विभिन्न भागों को एक साथ ये सारे के सारे क्या है, प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम थे और इसके अंदर एक प्रोग्राम के विभिन्न भागों को एक साथ ही रन करवाया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये तीनों तो आप ऑलरेडी कर लेंगे, इन तीनों को थोड़ा सा और देख लीजिए। प्रोसेस में सीपीयू एक से ज़्यादा होते हैं, रियल टाइम में तुरंत प्रक्रिया होती है। मल्टी थ्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि एक प्रोग्राम के विभिन्न भागों को एक साथ किया जाता है। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और ये है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए ऐसे तो नाम से समझ में आ जाता है कई चीज़ें, लेकिन फिर भी एक प्रोग्राम तब तक कुछ नहीं करता जब तक उसके निर्देशों को सीपीयू द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। बिल्कुल सही बात है, आपने इनपुट दे दिया लेकिन सीपीयू यदि आप उसका काम नहीं करेगा तो आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो निष्पादन एग्जीक्यूशन में एक प्रोसेस को कंप्यूटर संसाधनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। बिल्कुल, यदि कोई चीज़ हो रही है तो उसमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी, संसाधन तो उसको चाहिएंगे, बिना रिसोर्सेज के कोई काम हो नहीं सकते हैं। तो क्या होगा, सिस्टम में एक से अधिक प्रोसेस मौजूद हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक से अधिक प्रोसेस मौजूद होगी, आपने एक से अधिक कमांड दे दी है कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, इसको बंद करो, ठीक है, या फिर इसमें इस विंडो को ओपन करो। तो हो सकता है कि एक ही समय में एक ही रिसोर्सेज की आवश्यकता हो सकता है ना कि एक ही समय में एक ही रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, जैसे कि एक गाँव है, वहाँ पर एक टेंट वाला है और वहाँ पर शादियाँ कितनी हैं, 4-5 हैं।
4-5 शादियाँ हैं, अब वो सब तो जाएंगे तो इसी के पास ना। अब ये कैसे मैनेज करता है, अब ये इसका काम है, ठीक है, दैट इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट। तो वो वहाँ पे अपना वर्क मैनेज कर रहा है, अपना इवेंट मैनेज करेगा, ठीक है, इसी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसके आ पाएँ। सेम यहाँ पर होता है कि यार बहुत सारी आपने अप्लाई कर दिया है और एक समय में एक ही रिसोर्सेज की आवश्यकता हो रही है और प्रोसेस ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में जो मैनेज किया जाना है वो प्रोसेस मैनेजमेंट है, ठीक है। तो देखो ऐसे में ऑपरेटिंग सिस्टम को सभी प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, सभी प्रोसेस और रिसोर्सेज को सुविधाजनक और कुशल तरीके से मैनेज करना ही प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। समझ में आ गया आपको प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है, एक से अधिक प्रोसेस हो गई है लेकिन एक ही समय पे हमें सेम रिसोर्सेज की आवश्यकता है, तो ऐसे में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, सभी प्रोसेस और रिसोर्सेज को सुविधाजनक और कुशल तरीके से मैनेज करता है और इसे ही प्रोसेस मैनेजमेंट कहा जाता है। अब देखिए सिस्टम एक से अधिक प्रक्रियाएं मौजूद इसे इसे मत पढ़िएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल्स। अब हम फाइल्स पर आ चुके हैं। फाइल्स के बारे में हम थोड़ा पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं। फिर भी फाइल्स होते क्या है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होती हैं। देखिए यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं कि फ़ाइल की फाइंडिंग कैसे की जाती है, फ़ाइल को सर्च। आप जनरली कंप्यूटर यदि चलाते हैं तो आप लोग को पता होगा आप किस तरीके से सर्च करते हैं। ओब्वियसली आप जो सर्च वाले ऑप्शन हैं उसमें जाकर के आप फाइल का नाम सर्च करेंगे या फिर फाइल से रिलेटेड आपको कुछ भी याद है उसमें से 2, 3, 4 लेटर जो भी याद है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी फ़ाइल सर्च में तो आएगी ही आएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं फाइल फाइंडिंग के बारे में, ठीक है। नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बात कर रहे हैं, फाइल फाइंडिंग। तो सबसे फर्स्ट तो है आप क्या करेंगे कि जो भी सर्च करने के लिए आपको बॉक्स दिया हुआ होता है या तो आप उसके अंदर फुल नेम टाइप करेंगे, क्या करेंगे, फुल नेम टाइप करेंगे या फिर उसका हाफ नेम जो भी आपको याद है वो आप उसमें टाइप कर देंगे, तो उससे सर्च हो सकती है। नंबर 2 ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे कोई फाइल है, सपोज आप पावर पॉइंट को देख रहे हैं या वर्ड को देख रहे हैं या फिर जो भी फाइल है उसका यदि आपको एक्सटेंशन आता है तो आपको एक्सटेंशन का नाम लिख करके भी आप उसको सर्च कर सकते हैं और उसके आगे स्टार का साइन लगा दीजिए। तो आप एक्सटेंशन यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन यूज़ करके भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। नंबर 3 इसका ये होता है, सपोज आपको कोई फाइल चाहिए जो कि ए अक्षर से रिलेटेड है, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रही है या बी से स्टार्ट हो रही है या सी से, जिससे भी स्टार्ट हो रही है, तो आपको क्या करना है, जो भी लेटर से स्टार्ट हो रही है वो टाइप करना है। देन वही आपको स्टार का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, स्टार डॉट स्टार आपको लगाना होगा, यानी कि आगे और भी कुछ है लेकिन वो फाइल कहाँ से शुरू हो रही है, इस लेटर से शुरू हो रही है, तो इससे संबंधित जो भी फाइल होगी वो आपको शो कर देगा। तो समझ में आ गया है, फर्स्ट लेटर से शुरू होने वाली फाइल्स को आप इस तरीके से, यदि आपको पता हो तो आप इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। नंबर 4 में आता है, यदि आपको कोई ऐसी फाइल सर्च करनी है जिसके नाम में कोई पर्टिकुलर वर्ड आता है, सपोज आप कुछ कर रहे हैं और उसके अंदर जो वर्ड है वो आप कंप्यूटर आता है, ठीक है, आपको COMP पता है, आपको ये पता है कि जो भी फाइल का नाम है आपको याद नहीं है लेकिन उसके अंदर COMP वर्ड तो आता है, तो आपको इसके अंदर क्या करना है, स्टार लगाना है, फिर स्टार लगाना है, फिर डॉट लगाना है, फिर स्टार लगाना है। इस तरीके से आप इसको मतलब किसी भी फाइल के नाम का अगर आपको कुछ भी लेटर लगातार होने चाहिए लेकिन ये याद है तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। तो आई होप आपको फाइल फाइंडिंग समझ में आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं फाइल की प्रोसेसिंग की। फाइल प्रोसेसिंग, फाइल प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, देखिए अभी हम प्रोसेसिंग वर्ड काफ़ी पढ़ चुके हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फाइल प्रोसेसिंग का मतलब है वही फाइल को प्रोसेस करना या उसको मैनेज करना, किस तरीके से इसे मैनेज किया जाता है, यही होता है फाइल की प्रोसेसिंग। इसके लिए एक मेथड भी होता है, आपने नाम सुना हो, तो ये होता है FPS की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब इस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वाले मेथड में होता क्या है, फाइल को क्या सबसे पहले तो क्या करना, स्टोर करना है ना, फिर उसे एक्सेस कैसे करना है ये चीज़ें हैं, फिर इसको मैनिपुलेट कैसे करना है, तो ये इसके अंदर इंक्लूडिंग होते हैं। मैनिपुलेट करना, ठीक है, स्टोर करना, एक्सेस करना, मैनिपुलेट करना, ये FPS के अंदर होता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। अब देखिए क्या टर्मिनोलॉजीज़ और होती है इसके अंदर। देखिए जब हम बात कर रहे हैं फ़ाइल की प्रोसेसिंग की तो उसके अंदर इससे संबंधित सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि आपने एक न्यू फाइल क्रिएट की, ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट की, उसके बाद आप फाइल को क्या करेंगे, एडिट कर सकते हैं। यदि आपने फाइल बना ली तो उसको आप एडिट करेंगे, उसको क्या करेंगे, आप मैनेज करेंगे, किस तरीके से कहाँ कैसे इसको रखना है, मैनेज कर रहे हैं आप उसे। अगर वो आपके काम की नहीं रही तो आप उसे क्या कर देंगे, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई फ़ाइल बना रखी है, काफ़ी समय बाद आपको वो चाहिए
चाहिए तो आप उसे सर्च कैसे करेंगे आप, ठीक है, या फिर फाइल में आपको लिखना कैसे क्या है, तो सारी चीज़ें ये इसके अंदर आती हैं फाइल प्रोसेसिंग के अंदर। अब देखिए जनरली हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जीयूआई आधारित जो होता है उस पे उस सिस्टम पर हम वर्क करते हैं। जीयूआई क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, यानी कि हमें आइकन शो होता है, हम वहाँ पर क्लिक कर देते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो डायरेक्ट ऑप्शन के द्वारा हम विंडोज़ में ये काम कर सकते हैं या फिर जीयूआई सिस्टम में कर सकते हैं। लेकिन जो कमांड बेस्ड चीज़ें होती हैं, ठीक है, कमांड के ऊपर जो बेस्ड होता है वहाँ पर आपको कमांड दे करके ये चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे कि फ़ाइल को कुछ भी करना है आपको, तो उसके लिए कमांड होता है, चाहे आपको क्रिएट करना हो, चाहे आपको उसके अंदर सर्च करना हो, ठीक है, या फिर आपको डिलीट करना हो, कुछ भी करना हो, ये सारे काम बाय कमांड किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्च करना हो तो आपको फाइंड डालना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से। और फिर आपको कोई नई डायरेक्टरी बनानी है तो आप क्या करेंगे, mkdir कमांड देंगे, मैक डायरेक्टरी, इस तरीके से अलग अलग कमांड्स वहाँ पर होते हैं। सो ये था आपका फाइल का फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग। तो हमने इस वीडियो के अंदर आपके जितने भी टॉपिक्स थे वो सभी के सभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट 5th वीडियो में, और इससे पहले हम करेंगे इसके ऊपर बेस्ट MCQs, देखना ना भूलें।